नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5th के ईएएफएम सब्जेक्ट जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। इस मेजर पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब सिर्फ यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे एक पूरे ओवरव्यू की। ओवरव्यू कैसे? क्योंकि ये पेपर यानी कि सेमेस्टर 5th पहली बार पीडीएसयू करवा रही है। आप ही वो पहले स्टूडेंट हैं जो कि एनईपी यानी कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नए बैच के साथ आपसे ही शुरू हुआ है। तो पेपर पहली बार आप ही देख रहे हो। तो आप ही पेपर देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट के पेपर है, जैसे अभी आपके कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं, तो आपने भी उसको देखा होगा, एनालाइज किया होगा कि किस तरीके से पूछने का सेगमेंट यूनिवर्सिटी ने पेपरों में रखा है। तो पहली बार पेपर बन रहा है, तो होता क्या है कि एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, जब वह पेपर सेट करता है तो फर्स्ट टाइम होता है, तो उसके पास सिर्फ सिलेबस होता है और उसके पास एक एग्जाम स्कीम होती है। तो उस स्कीम के अकॉर्डिंग वह इस सिलेबस से एक इस तरीके का पेपर डिजाइन होता है अकॉर्डिंग टू पेपर सेटर, कि पेपर एकदम इजी ना हो, पेपर एकदम टिपिकल भी ना हो, दोनों ही तरीके से ना पेपर हो मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस बहुत शानदार होंगे, बहुत इजी गोइंग में होंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और थर्ड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वह पेपर बन रहा है। तो हमें इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रख के अपना काम करना है, यानी कि हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं अभी आपको ये बता दूँ, ये जो आपका सिलेबस है, जो पहले बीकॉम थर्ड ईयर में पेपर सेम ही चलता था, लेकिन सिलेबस यहाँ से थोड़ा-सा एडवांस था, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे सिलेबस हुआ करता था, लेकिन अब सिलेबस क्या हो गया है, कम हो गया है। अब मैं इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत आसान, यानी कि ये जो पेपर है, ये आपके लिए मक्खन जैसा पेपर है। आराम से आप यहाँ से अच्छा-सा स्कोर कर पाओगे। जैसे आप अगर अकाउंटिंग का पेपर आपका थोड़ा-सा एवरेज सा चला जाता है, तो ईएएफएम ऐसा सब्जेक्ट बनता है जहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। तो इस पेपर में आपको करना क्या है? देखो, मैं हमेशा 2 बात कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि बेटा 2 यूनिट ऐसी रखो जो आपको बहुत अच्छे से आती हो। 2 यूनिट, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो 2 यूनिट तैयार करने का मतलब है आपने एग्ज़ाम में कितना परसेंट स्कोर कर सकते हो? 70% स्कोर कर सकते हो। तो आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे 2 यूनिट से? 2 यूनिट तो 50% ही हुई। 50% हुई, बट 30 मार्क्स आपके वो भी तो है जो आपको इंटरनल में मिलने वाले हैं। प्लस उस 50% और 30 मार्क्स को हम जब लेकर आते हैं मार्क्स में, तो अराउंड 70 प्लस का क्या बनता है, आपका स्कोर बनता है। तो इस सिलेबस में जो 2 यूनिट आपको आसान लग रही है, आप उसको कैरी कर सकते हो। इसमें जो जनरली समझने वाली बात है, क्योंकि देखो ये 2 पेपर है इसमें, 2 सब्जेक्ट है, एक रूरल डेवलपमेंट है और एक कोऑपरेशन है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है सरकार की वो सारी कवायदें, वो सारी प्रयास जो कि रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए है। उसके लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार का, उसके लिए किस तरीके की एजेंसीज़ है, किस तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, किस लेवल पे सरकार क्या-क्या करती है, वो सारी बातें आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ते हो। फिर उसके लिए जो पंचायतें हैं, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, ये किस तरीके से आया था, कौन-सा इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था और उसमें किस तरीके के फीचर्स इसके लिए रखे हैं। क्लियर? फिर आती है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, आरडीपीज, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि एमजी नरेगा आदि के मेन फीचर्स और अचीवमेंट आप पढ़ते हो थर्ड यूनिट में। और फोर्थ यूनिट है जो टोटली किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेशन से रिलेटेड है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन प्लस कैपिटल वर्सेस कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, आप इसमें तीनों में डिफरेंस देखते हो। कोऑपरेटिव क्रेडिट क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, उनके बारे में आप इनमें पढ़ते हो। कोऑपरेटिव मार्केटिंग यहाँ पे नहीं है, तो ये वहाँ से कोऑपरेटिव मार्केटिंग हटा दिया है और इस सेगमेंट से ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हटा दिए हैं, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम हटा दिए हैं, तो कुछ सिलेबस यहाँ से कम हुआ है। प्लस एक फॉरेस्ट का भी हुआ करता था, वो भी हटा दिया गया है। तो कुछ आपका सिलेबस क्या किया गया है, कम किया गया है। तो सिलेबस की रही ये बात। अब ये जो क्लासेज है, इनके लिए जैसे मान लो 2 यूनिट ऑलरेडी आप देख देख पा रहे होंगे कि जो बीकॉम की प्लेलिस्ट है, बीकॉम की प्लेलिस्ट एक्सक्लूसिव बीकॉम क्लासेज के नाम से बनी हुई है, जिसमें मेजरली हम बीकॉम के ही पेपर अपलोड करते हैं। बाकी सेमेस्टर 5th में भी आप इन क्लासेस को देख पाते हो। यही रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट और यूनिट सेकंड कंप्लीट हमने अपलोड की हुई है, यानी कि ये 2 यूनिट आप ऐसे की ऐसी डिटेल क्लासेस के साथ आप देख सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड यूनिट है, वो आरडीपीज प्रोग्राम के नाम पे, मैं यहाँ पे उसका थंबनेल लगाना भूल गया।
आरडीपीज़ करके मैं इसका लिंक दे दूँगा एंड स्क्रीन पे। आरडीपी यानी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय करियर रेडीनेस आप लिखते हो, तो आपकी स्क्रीन पे आरडीपी की क्लास निकल के आ जाएगी। वो आरडीपी है, वो संबंधित है आपकी यूनिट 3 से, यानी कि 3 यूनिट आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। रही बात कोऑपरेशन की, तो कोऑपरेशन के लिए टाइम अगर रहा एग्ज़ाम से पहले-पहले, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यूनिट 4 की भी एक आपको डिटेल क्लासेज़ प्रोवाइड करवा दूँ। बाकी हमारी कोशिश है कि हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएँ, जिससे आप अच्छे से एग्ज़ाम अपीयर हो सके, अच्छे से एग्ज़ाम आप दे सको। तो इन सारी क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे और एज़ यूजुअल ये आपको एंड स्क्रीन पे भी मिलेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए एक बोनस चीज़ है, वो ये है कि जो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है ईएफएम सब्जेक्ट के ही, जो कि रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन है, जो कि ये पेपर चलता था पहले बीकॉम पार्ट 3 में। डिट्टो सिलेबस, डिट्टो सब्जेक्ट के साथ आपके साथ सेमेस्टर 3 में आपको सॉरी 5th में आपको ये मिला है पेपर, कुछ सिलेबस कम है, तो मैं ये कहूँगा कि इस सेगमेंट को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मोड को भी आपको इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, आपका काफ़ी टाइम ले लिया मैंने इसी बातों पे, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के साथ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास क्या होता है, यानी इसका क्या मतलब है, ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हो? Rural development refers to a comprehensive process aimed at improving the economic, social, and cultural conditions of rural areas by enhancing income, employment opportunities, infrastructure, and overall quality of life of rural population। यानी कि ग्रामीण विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, वहाँ की सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में सुधार करना, ताकि इसके अंतर्गत क्या हो सके, आय के अवसर जनरेट हो सके, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, और वहाँ पर जो आधारभूत संरचना है, मतलब पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, एनर्जी यानी कि लाइट ऊर्जा की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, ये सारी आधारभूत संरचना के तौर पे वहाँ डेवलप हो सके, ताकि जो ग्रामीण जनसंख्या है उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो जीवन स्तर है, उसको क्या किया जा सके, अपलिफ्ट किया जा सके। उस पूरी प्रोसेस को, या इन सारी जो एफर्ट्स होते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के नाम से हम जानते हैं। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जब भी ग्रामीण विकास की बात करो, तो रूरल एरियाज का इंफ्रा सुधारना, रूरल एरियाज में इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करना, रूरल एरियाज की सोशियो और कल्चरल कंडीशंस को ठीक करना, ताकि लोगों को इनकम मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और लोगों के वहाँ, यानी कि उस ग्रामीण एरिया में जो आधारभूत सुविधाएँ हैं वह डेवलप हो सके, ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो, अपलिफ्ट हो। उसके लिए सरकार जो कार्यक्रम करती है, उसे हम रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यूनिट सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में ग्रामीण विकास का महत्व समझाइए। ऑब्वियसली भारत में ग्रामीण विकास का महत्व है। अभी आप इस बजट में भी देखे होंगे, महात्मा गांधी स्वराज ग्राम स्वराज जैसा कॉन्सेप्ट आप बजट में भी पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब, क्योंकि इंडिया हमेशा से कहा जाता है कि इंडिया तो गाँवों का देश है, यानी कि गाँव में भारत बसता है और शहरों में इंडिया बसता है, अपन ऐसा भी बात सुनते हैं। तो इंडिया जैसी कंट्री में रूरल डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? Rural development is highly significant in India as most of the population resides in villages। यानी कि भारत में ग्रामीण विकास का विशेष महत्व है, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन, while ensuring बैलेंस्ड रीजनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। यह गरीबी कम करता है, बेरोजगारी कम करता है, साथ ही में पलायन को रोकता है, यानी कि जो लोग गाँवों को छोड़कर शहरों में जाके रहते हैं, तो इस माइग्रेशन को ये रोकता है। इस रोक कर ये क्या करता है, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित विकास सुनिश्चित करता है। संतुलित विकास का मतलब होता है रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करना। दैट मीन्स, जैसे एक एरिया डेवलप हो गया और एक एरिया बैकवर्ड रह गया, तो सरकार जो बैकवर्ड एरिया होती है, इन पे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाती है और इन एरियाज को डेवलप करती है, ताकि ये एरिया भी क्या हो सके, दोनों एरिया, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, वहाँ क्या हो सके, डिस्पैरिटीज कम हो सके। तो इंडिया जैसी कंट्री में रूरल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ग्रामीण विकास प्रशासन से आपका क्या मतलब है? अब देखो, ये रूरल डेवलपमेंट है, हमने ये तो जान लिया कि इसमें होता क्या है, लेकिन क्या ये अपने आप हो जाता है? ऑटो पायलट थोड़ी है, ये कोई टेस्ला की गाड़ी थोड़ी है कि अपने आप चलेगी ड्राइवरलेस। यानी कोई ना कोई तो सरकार इसके लिए मशीनरी रखती होगी, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होता होगा ना, कि जो इस एफर्ट्स को क्या करता हो, एग्जीक्यूट करता हो।
तो उस मैकेनिज्म को हम रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डिजाइंड टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। यानी कि ग्रामीण विकास प्रशासन से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की योजनाबद्ध क्रियान्वयन तथा निगरानी की प्रक्रिया से है। यानी कि सरकार किस तरीके से इनके लिए प्लान बनाएगी, उस प्लान का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका सुपरविजन कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के लिए जो मशीनरी, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैकेनिज्म या जो सिस्टम सरकार बनाती है, उसे हम रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये बीच में यार क्या रख दिया, ये क्वेश्चन छुप गया। कोई बात नहीं, ये फ़ोटो कहीं रह गई थी। इसमें क्या होता है मैं इसको बता देता हूँ। स्टेट द रोल ऑफ विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास में ग्राम स्तर के प्रशासन की भूमिका समझाइए। मैं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा हिंदी से बता देता हूँ कि यानी कि जो विलेज लेवल है उस पर जो रूरल डेवलपमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या रोल है? देखो तो हमारी कंट्री है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पे हमारे विलेजेज है। तो यदि हमें गाँव का डेवलप करना है तो हमें फ़ोकस भी किस पे करना होगा? गाँव पे करना होगा और गाँव पे जब हम फ़ोकस करेंगे तो हमें विलेज लेवल पे काम करना होगा। तो सरकार का जो विलेज लेवल का मैकेनिज़्म है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका क्या रोल है? ब्लॉक स्तर का प्रशासन ग्राम संस्थाओं का समन्वय करता है, पंचायतों की निगरानी करता है, ग्रामीण विकास। ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन इसके पीछे चले गए। आप यहीं रहिए, देखो मैं दूसरा क्वेश्चन तैयारी कर देता हूँ। 1 सेकंड। अ, देखो परेशानी के लिए खेद है। मैं अभी आपके लिए इसी को ही वापस ले लेता हूँ पीडीएफ को। सेकंड, सेकंड। कई बार ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं और जब वो आते हैं तो सारी चीज़ें क्या कर देता है, गड़बड़ कर देता है। इसीलिए बोलते हैं प्लानिंग क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे। ये क्या है कि वाटरमार्क फाइल थी तो मैंने इसको अवॉइड करने का सोचा उस टाइम कि बच्चे पढ़ नहीं पाएँगे। चलो इस क्वेश्चन को आई थिंक आप देख तो पा ही रहे हो। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, समझते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेट द रोल ऑफ विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास में ग्राम स्तर के प्रशासन की भूमिका बताइए। यानी कि अभी मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और विलेज लेवल होता है, तो हमारा जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से पिरामिडिकल होता है। यानी विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ते हैं। तो ये जो विलेज लेवल वाला है इसका क्या रोल है? Village level administration identifies local needs, implements development schemes, encourages community participations, and monitor welfare programs to ensure effective and sustainable rural development। यानी कि जो ग्राम स्तर है का प्रशासन है वो स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करता है। यानी कि विलेज लेवल है तो उस गांव की क्या आवश्यकता है, इसको आइडेंटिफाई भी वो विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। जैसे वहाँ का सरपंच, वहाँ की ग्राम पंचायत या वहाँ की ग्राम सभा ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करती हैं। विकास योजनाओं को लागू करता है, यानी कि जो भी सरकार की योजनाएँ होती हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, तो इन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाता है। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देता है, दैट मीन्स लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इस सिस्टम में क्या हो, पार्टिसिपेशन हो, ताकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, ताकि ताकि चीज़ें अकाउंटेबिलिटी के साथ हो तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की निगरानी करने का कार्य करता है। तो विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एक रूट लेवल पे अपनी जो पहचान है या यूँ कहें अपनी जो कार्यवाही है उसको निष्पादित करता है। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो बात करें ब्लॉक स्तर या खंड स्तर के प्रशासन की, वो क्या काम करता है? तो विलेज लेवल को अगर कोऑर्डिनेट करना है डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो ब्लॉक लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। समझते हैं इसको। ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेट्स विलेज इंस्टीट्यूशंस, सुपरवाइजेज पंचायत्स, implements rural development programs and acts as a connecting link between district administration and villages। यानी कि जो ब्लॉक स्तर का प्रशासन है वो ग्राम संस्थाओं का समन्वय करता है, पंचायतों की निगरानी करता है, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को लागू करता है, साथ ही में जिला प्रशासन और गाँव के बीच संपर्क बनाता है। जैसे मैंने अभी कहा, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ विलेज है, इन दोनों के बीच में काम करता है ब्लॉक लेवल। तो ये जो ब्लॉक लेवल है डिस्ट्रिक्ट में और विलेज में एक कनेक्शन का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, साथ ही में ये पंचायतों का सुपरविजन भी करता है और जो भी रूरल डेवलपमेंट होते हैं वो इसके थ्रू क्या होते हैं, पंचायतों के माध्यम से एग्जीक्यूट होता है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम वापस इसी पे आ जाते हैं विदाउट वाटरमार्क पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल डेवलपमेंट, यानी कि रूरल डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है? एक सेकंड में इस फाइल को ही बंद कर देता हूँ। हाँ, ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिस्पांसिबल फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड एंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि जो जिला प्रशासन है वो ग्रामीण विकास योजनाओं की योजना बनाता है, समन्वय का कार्य करता है, संसाधनों का सही ढंग से अलॉटमेंट करता है और मूल्यांकन करता है, और साथ ही में जिला स्तर पर सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। यानी कि देखिए, एक डीपीसी होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जहाँ पे कई तरीके की प्लानिंग भी बनती है। तो कहने का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला है, वो योजना बनाने का काम भी करता है, समन्वय भी करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पंचायतें हैं, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, और उन ब्लॉक के अकॉर्डिंग उनमें रिसोर्सेज का आवंटन करता है, अलॉटमेंट होता है, इवैल्यूएशन करता है, जो भी सरकार के प्रोग्राम्स हैं कि वो सही ढंग से लागू हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उनका क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है, प्लस जो सरकार की पॉलिसीज़ है उनको इफेक्टिव तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्लाई करने का कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज इन इंडिया, यानी कि भारत की प्रमुख ग्रामीण विकास संस्था एजेंसियों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज इन इंडिया इंक्लूड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि भारत की प्रमुख ग्रामीण विकास एजेंसियों में पंचायती राज संस्थाएं, जिन्हें हम पीआरआईज कहते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, यानी कि डीआरडीए, इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। डीआरडीए क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, एंड एसआरडीडी यानी कि स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, और केंद्र सरकार के कई ग्रामीण मंत्रालय, या यूँ कहें जो कई ऐसे मंत्रालय हैं जो इस एजेंसीज में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। यानी कि अभी हमने जिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, उस एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे मैकेनिज्म, ये सारी मशीनरी कार्य करती है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें हम जानेंगे पंचायती राज के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो हमने देखा होगा, इस तरीके से एक चौपाल सी होती है, इस पे पंच बैठा करते थे। इस तरीके की तस्वीर हमने देखी है, गट्टा सा होता था और सामने गाँव वाले बैठा करते थे। यहाँ पे न्याय, या यूँ कहे तो एक जस्टिस जैसा होता था। तो इस पूरे सिस्टम को हमने क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज system is a system of rural local self government which enables people to participate directly in administration and decision making at village level, block level and district levels। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की वह प्रणाली है जो कि ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर प्रशासन व निर्णय निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करता है। यानी कि हमने कहा, जो 3 टियर पे जो पंचायती राज है वो 3 टियर पे, यानी कि 3 स्तरों पे लगता है। विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो पंचायती राज जो सिस्टम है वो इन सारे टियर्स को इंक्लूड करते हुए वो कहाँ पे क्या होना है, उन सब की एक व्यवस्था होती है। यदि आप देखना चाहते हो पंचायती राज को डिटेल में, तो मैं आपको वह वीडियो बता रहा हूँ, पंचायती राज, संपूर्ण पंचायती राज, ये राजस्थान का किस तरीके का पंचायती राज है, उसकी एक सेपरेट पूरी की पूरी क्लास अपलोडेड है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज के उद्देश्य क्या है, क्यों अप्लाई करना पड़ा? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायती राज इंक्लूड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट्स लेवल, लोकल प्लानिंग एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यानी कि जो पंचायती राज है उसके उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना, स्थानीय योजना निर्माण तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना या क्रियान्वित करना, इन सारे उद्देश्यों से पंचायती राज क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। मैं यहाँ पे डेट बता दूं, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन होता है, और उद्घाटन भी कहाँ से होता है? राजस्थान के नागौर जिले से है। तो राजस्थान वो स्टेट है जिसके यहाँ से पंचायती राज शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? तो देखो, पंचायती राज तो 1959 में लागू हो गया था, लेकिन इसके लिए संविधान में कोई विशेष बात नहीं थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं थे, इसलिए इसका सही ढंग से निपटारा, या यूं कहे सही ढंग से इसका काम हो नहीं रहा था। लेटर ऑन इसका संविधान में इसको लिखा गया मूल संविधान में जब चीजें नहीं होती है और बाद में संविधान में वह ऐड की जाती है, तो उसे हम अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और कौन से नंबर का हुआ था? 73rd वाला था। तो 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज से रिलेटेड है, तो इसके बाद इसके प्रोविजन क्या कर दिए गए? कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए।
73rd Constitutional Amendment Act 1992 grants constitutional status to Panchayati Raj institutions and provides a uniform three-tier structure of local governance in India। यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1992 में आया था, यानी कि जो 73वां बिल है वो 1992 में आया था। और ये जो अधिनियम है ये 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ये यहाँ पर आपको एक स्पेशल टिप मैंने दे दी। तो यह अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है तथा भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की एक समान त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित करता है। यानी कि सब जगह त्रिस्तरीय ही है, वही 3 स्तर है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी विलेज लेवल पे जो काम करती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ब्लॉक लेवल पे काम करती है उसे पंचायत समिति कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसकी कोई 2 विशेषता बता दो। Two features are compulsory elections to panchayats every 5 year and reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes and women। यानी इस संशोधन की जो 2 प्रमुख विशेषता है वो ये है कि पंचायतों का प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होगा, अनिवार्य चुनाव होगा। पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने से पहले पंचायतों के चुनाव की कोई फिक्स नहीं होती थी, सरकार की मनमर्जी से काम होता था, तो इसलिए ढंग से काम होता नहीं था। और उस टाइम सरपंच बनना अपने आप में क्या थी, एक माथा-पच्ची का काम था, क्योंकि पंचायतों के पास क्या सब्जेक्ट है, क्या फाइनेंस है, किस तरीके से इलेक्शन होगा, कोई बात ही नहीं थी। बात नहीं थी तो बस गाँव के जो मुखिया जी हैं, जिनकी बेचारे को रेपुटेशन होती थी, वही इसमें पिस जाते थे, उनको गाँव वाले अपने आप ही निर्विरोध सरपंच बना देते थे। लेकिन आज आप देख रहे हो, अभी थोड़े दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी, पंचायती राज का चुनाव चालू हो जाएँगे और सरपंच पानी की तरह पेशाब आता है कि इसमें करियर है। अब क्या है, इसमें करियर है, आप जानते हो इन सारी चीज़ों को। तो अब क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष में, अभी देखो 2025 में चुनाव होना था, अब 26 में हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगला चुनाव 2030 में होगा, आप ऐसे बता सकते हो, फिर 35 में होगा, 40 में होगा, तो प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होगा ही होगा। और जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है और जो महिलाएँ हैं, उनके लिए सीटों का क्या है, इसमें आरक्षण है। और महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है इसमें, 1/3 आरक्षण है और अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा इज द असेंबली ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ ए विलेज एंड फंक्शंस एज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम बाई एंश्योरिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस। यानी कि जो ग्राम सभा है वो गांव के सभी वयस्क सदस्यों की सभा होती है और यह स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करके पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। यानी कि हमने कहा जो विलेज लेवल है उस पर कौन काम करती है, पंचायत राज करते हैं, सॉरी ग्राम पंचायत काम करती है। जैसे अपनी संसद है, विधानसभा है, तो ये किससे बनती है? जो विधानसभा है तो विधानसभा में कौन होंगे भाई? विधायक होंगे। तो ग्राम पंचायत में कौन होगा? जैसे यहाँ विधानसभा में विधायक है तो ग्राम पंचायत में क्या होगी? ग्राम पंचायत ग्राम सभा से एग्जीक्यूट होगी। और ये जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा के मेंबर कौन होंगे? तो उस ग्राम पंचायत के जितने भी जो वोटर्स होते हैं, जो वयस्क होते हैं लोग, वो सारे इसके बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि संविधान की बात करें इंडिया की, तो क्योंकि लोकतंत्र है तो अगर हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखनी है, डायरेक्ट संसद या डायरेक्ट पार्लियामेंट देखना है, तो वो कहाँ दिखेगा? ग्राम सभा में दिखेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी कहते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा उस गाँव के या उस पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों की सभा होती है। ये स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करके पंचायती राज में एक फाउंडेशन का काम करती है। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। एक्सप्लेन द 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना क्या है? द 3 टियर Structure consists of gram panchayat at village level, panchayat samiti at block level, and जिला परिषद at district level to promote decentralized governance। यानी कि जो त्रिस्तरीय संरचना है उसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत काम करती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति काम करती है और जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है, जो कि विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देती है। मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि मुझे आप बताओ ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहते हैं, पंचायत समिति के हेड को क्या कहते हैं और जिला परिषद के हेड को क्या कहते हैं? कमेंट करके आप इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन राजस्थान। यानी कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का क्या महत्व है? क्योंकि राजस्थान जैसे स्टेट की बात करें, राजस्थान तो वो एक हिस्टोरिकल स्टेट है जिनके यहाँ से पंचायती राज क्या हुआ था,
स्टार्ट हुआ था? मैं आपसे अगेन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएँ, को कौन-सी डेट को पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन in Rajasthan play a crucial role in rural administration, local development planning, social justice and effective implementation of government schemes। यानी कि जो राजस्थान है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण प्रशासन, स्थानीय विकास योजनाएं, सामाजिक न्याय और तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अपनी क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज जैसे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है गाँव से रिलेटेड, वो सारी पंचायतों के मार्फत ही क्या होती है, एग्जीक्यूट की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है, ये चाहे उस गाँव का प्रशासन की बात करें, चाहे वहाँ के विकास योजनाओं की बात करें, चाहे वहाँ पे सोशल जस्टिस की बात करें या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स को लागू करने की बात करें, सभी में अपनी क्या करता है, एक क्रूशियल रोल, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। नाउ हम आ गए हैं यूनिट 3 की ओर। 3 में आपके रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आरडीपीज़ की मैंने तकरीबन 3 क्लास अपलोड कर रखी है। टाइम है अभी आपके लिए, आपके पास बहुत लंबी-लंबी क्लासेस नहीं है, लेकिन इन क्लासेस को जब आप देखोगे ना, तो आप ये कहोगे वाह! मज़ा आ गया। डेफ़िनेटली आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसे सेगमेंट इस तरीके से क्लियर किए गए हैं उन क्लासेस में कि आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 3 में, व्हाट इज़ मीन्ट बाय रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इसका मतलब क्या है? यानी कि इनको शॉर्ट में बोलते हैं आरडीपीज़, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। RDPs are government initiatives designed to improve living standards in rural areas by generating employment, reducing poverty, developing infrastructure and ensuring social and economic welfare of a rural population। यानी कि जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, वे सरकार की पहल है, जिनका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना, रोजगार सृजन करना, ताकि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार अगर मिलेगा तो 2 पैसे कमाएँगे, 2 पैसे कमाएँगे तो क्या होगी, गरीबी कम होगी, और जब गरीबी कम होगी तो ग्रामीण जनसंख्या का सामाजिक विकास भी होगा और साथ ही साथ आर्थिक कल्याण भी सुनिश्चित होगा। इन सारे उद्देश्यों से जो एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, उसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि SGSY का क्या उद्देश्य है। इनकी आपको डेट याद रखनी है। इसमें जो मेन-मेन चीज़ें होती हैं वो बता देता हूँ। डेट आपको याद रखनी है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें फाइनेंस किस तरीके से होता है, यानी कि सेंटर का कितना इसमें पार्टिसिपेशन है और स्टेट का कितना है, वो आपको देखना है। प्लस इसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये आपको 3 चीज़ भी मालूम है ना, आप कोई भी आरडीपी हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, और आप इन 3 चीज़ों को जानना चाहते हो तो आरडीपीज़ वाली क्लास आप ज़रूर देखें। एंड स्क्रीन पे मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, प्लस ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाओ, सीधे आरडीपीज़ की आपको क्लासेस मिल जाएगी। The main objectives of SGSY was to promote self-employment among rural poor by organizing them into self-help groups by and providing फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जो SGSY है, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उन्हें वित्तीय सहायता देना, प्रशिक्षण देना और कौशल विकास प्रदान करके स्वरोजगार को क्या करना, बढ़ावा देना। देखो नाम से पल्ले पड़ जाएगी चीज़ स्वरोजगार। स्वरोजगार का क्या मतलब होता है? भई अपना रोज़गार जब डेवलप करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कब आएगा? जब आपके अंदर क्या होगी, कोई स्किल होगी। तो इस जो प्रोग्राम है एसजीएसवाई, इसका मेन काम था गाँव वालों को क्या करना, स्किल देना, यानी उनकी स्किल डेवलप करना। या जैसे उनको सिलाई का काम सिखा दिया, उसको बुनाई का काम सिखा दिया, उनको कुछ और सिखा दिया। तो जब स्किल आएगी तो वो अपने आप ही क्या डेवलप हो जाएँगे, अपने आप ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। यही इसका क्या था, उद्देश्य था। और ये 1999 में स्टार्ट होने वाली प्रोग्राम है। आप इसको डिटेल अदर क्लास में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज़ ए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राम एम्ड एट providing all weather road connectivity to unconnected villages to promote economic growth and social development। यानी कि जो इस योजना है, यानी कि ये सड़क योजना है, ये एक ग्रामीण आधारभूत संरचना कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य असंपर्कित गाँव सर सॉरी असंपर्कित जो गाँव है, यानी कि जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, उन गाँवों को हर मौसम में काम में आने वाली सड़कों से जोड़ना है, ताकि आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल सके। यानी कि ये लगभग 2000 में स्टार्ट हुई थी, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या हुआ करता था, प्रशासन हुआ करता था, शासन हुआ करता था। तो आज से 25-26 साल पहले जाओ तो हम ये कहें तो ऐसे बहुत सारे गाँव थे जो कि रोड से कनेक्टेड ही नहीं थे। अब रोड से कनेक्टेड नहीं है और आप
जैसे मान लो उन्हीं के लिए गाँव में आप रहने वाले हो, आपके माइंड में बहुत अच्छा स्टार्टअप आया कि मैं घर से ऐसा कुछ स्टार्टअप कर सकता हूँ, लेकिन आपके घर तक गाड़ी आ ही नहीं सकती। आपके घर से गाड़ी जा ही नहीं सकती, यानी कि रोड ही नहीं है, प्रॉपर आप ला ही नहीं सकते, ले जा ही नहीं सकते, ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं है, लाइट वहाँ पे आती नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम में है, तो क्या आप वहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पहला काम ये था कि अगर गाँव कनेक्टेड नहीं है, तो गाँवों को ऐसी रोड बना के दी जाए जो हर मौसम चल सके, यानी कि जो आज हम देख पा रहे हैं रोडें, आज लगभग 99% विलेजेस रोड कनेक्टेड है, आई थिंक 99 से ज़्यादा ही है। एकदम रीजनल एरियाज़ में भी आपको रोड मिलेगी, तो ये सारा काम इसी योजना के माध्यम से होता है। आज भी आप देखोगे आपके गाँव में इन्हीं योजनाओं के माध्यम से सड़क का काम होता है। बढ़ते हैं आगे, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, यानी कि JGSY क्या है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना aimed at creating durable community assets in villages and generating employment opportunities for rural people through village level development works, यानी कि जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है उसका उद्देश्य है कि गांव में स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना तथा ग्राम स्तर पर विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण लोगों के लिए स्वरोजगार या रोजगार के अवसर क्या करना, पैदा करना। इसके साथ मैं यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, इसका मेन काम ये था सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। मीन्स क्या होता है कि सरकार ने जैसे मान लो कोई गाँव है उसको मैं टूरिज़्म को डेवलप कर दिया। सरकार ने आपको नौकरी नहीं दी है, सरकार ने सिर्फ़ वहाँ टूरिज़्म डेवलप किया है, नौकरी आप खुद जनरेट करोगे। जैसे आपने लोगों के लिए टैक्सी चलाना स्टार्ट कर दिया, टेम्पू चलाना स्टार्ट कर दिया, आप छाछ बेचने लग गए। जैसे मान लो आज खाटू श्याम जी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, थोड़ा-सा ईज़िली समझ पाओगे। जैसे मान लो खाटू श्याम जी में दुकानें हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे छाछ बेचने वाले भी हैं, वहाँ पे कोई मोर पंख बेचने वाला है, वहाँ पर कोई क्या करने वाला है। तो क्या सरकार ने इनको कहा था कि आप यहाँ पे छाछ की रेहड़ी लगाओ, यहाँ पे मोर पंख बेचो? नहीं, ये होते हैं सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक एसेट्स यदि डेवलप होती है तो उस एसेट्स या उस एक्टिविटीज़ के मार्फत जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, एक उसके चैनल में उसे सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इसका काम ये जो जेजीएसवाई है इसने यही काम करने की इसका ऑब्जेक्टिव था कि सप्लीमेंट्री विलेज जो डेवलपमेंट है या यूँ कहें एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो, जनरेट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना? SGRY बोलते हैं। क्या है ये? SGRY was introduced to provide wage employment and food security to rural poor by creating useful community assets through labor intensive works, यानी कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीण गरीबों में को मजदूरी आधारित रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करके श्रम प्रदान कार्यों द्वारा उपयोगी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करने हेतु की गई थी। यानी कि मैं आपको ये कहूँ कि जो नरेगा है जिसको मनरेगा कहते हैं, इसका जो शुरुआत का एरिया था वो यही था। यही बाद में आगे चलकर किस शक्ल में डेवलप होते हैं, नरेगा के शक्ल में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमजी नरेगा। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लो, इसको कोई भी मार्क लगा लो, आपको मनरेगा हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। और मनरेगा को अगर ढंग से पढ़ना है तो आरडीपी वाली क्लास देखनी है। मनरेगा एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो 4 साल केवल क्या पूछा गया है, मनरेगा ही पूछा गया है। आपके पेपर में एग्जामिनर को सबसे पहले वही दिखता है, पूछा ही जाएगा। पहली बात, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सॉरी प्रधानमंत्री नेशनल रूरल प्रधानमंत्री क्यों बोल रहा हूँ मैं? महात्मा गांधी है भाई। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसका पूरा नाम है, याद होना चाहिए। क्या उद्देश्य है इसका? एमजी नरेगा एम्स टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज of guaranteed wage employment in a financial year to rural households, thereby enhancing livelihood security and reducing rural poverty। यानी कि जो मनरेगा है उसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का एक सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना, ताकि ग्रामीण गरीबी को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। दुनिया भर का सबसे बड़ा एक्ट है जो कि 100 दिनों की गारंटीड नौकरी देता है, यानी कि वेज एम्प्लॉयमेंट देता है। इसमें कुछ मोटी-मोटी बातें हैं वो बता देता हूँ। ये सबसे पहले 2006 में लागू हुआ था, फिर 2008 में इसका नाम क्या बन गया, नाम तो पहले से था इसका। 2008 में ये ऑल ओवर इंडिया में लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को इसको नरेगा से मनरेगा कर दिया गया और अभी आप पढ़ रहे होंगे कि इसका अभी नाम चेंज होने वाला है, जो कि प्रस्तावित है। वो भी शायद जल्द ही इसका रीनेम भी हो जाएगा। तो मनरेगा एक बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत शानदार एक्ट है। इसमें अ, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है, जॉब कार्ड होता है जो एक फैमिली को इश्यू होता है। उस जॉब कार्ड के मार्फत वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है।
इसमें आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको 14 डेज़ के अंदर-अंदर क्या मिल जाता है, जॉब दिया देने की ज़िम्मेदारी होती है पंचायत की। अगर वो नहीं प्रोवाइड करवाती तो आपको इसमें क्या मिलता है, इसमें आपको बेरोज़गारी भत्ता मिलता है। प्लस इसमें जो वेजेज़ है वो 2 हफ्ते से मिल जाएगी, यानी कि 14 डेज़ से उसमें आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके के इसके क्या है प्रोविज़न है, आपकी पंचायत के 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको काम मिलेगा। दूर मिलता है तो आपको एक्स्ट्रा मज़दूरी इसकी दी जाएगी। तो आप इन चीज़ों को सारे को पढ़ना, ये आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द अचीवमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियाँ बताइए। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से छपने वाला है। आरडीपीज हैव contributed to poverty reduction, employment generation, infrastructure development, improvement in rural connectivity, and enhancement of living standards of rural population। यानी कि जो ग्रामीण विकास है ये कार्यक्रम है, उन्होंने गरीबी को कम करने में, यानी कि गरीबी को उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना, तो गरीबी उन्मूलन में, रोजगार सृजन में, आधारभूत संरचना के विकास में, ग्रामीण संपर्क में सुधार करने और ग्रामीण जो जनसंख्या है उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में क्या की है, बहुत अच्छा योगदान इसने या आरडीपीज ने दिया है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की ओर, जिसका नाम है कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट। व्हाट इज मीन्ड बाई कोऑपरेशन? सहकारिता क्या है? सहकारिता का अर्थ क्या होता है? सहकार्य यानी साथ मिलकर काम करना, और इसका स्लोगन होता है वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल, सॉरी वन फॉर ईच एंड ईच फॉर वन, ईच फॉर वन, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए। वन फॉर ऑल होगा, हाँ, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, एक सबके लिए और सब एक के लिए, इसका स्लोगन है। जर्मनी से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, और इंडिया में इसकी शुरुआत 1904 से मानी जाती है। वो सारी जीके जैसी बातें हैं, आप इसको पढ़िए। ऑपरेशन इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स formed to achieve common economic objectives through mutual help, democratic management and equitable distribution of benefits। सहकारिता व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो कि पारस्परिक सहयोग से लोकतांत्रिक प्रबंधन द्वारा एवं लाभों के समान वितरण के माध्यम से सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य किया जाता है, या एक इस तरीके से बनता है। यानी कि कई लोग होते हैं तो म्यूचुअली वह एक काम करना चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब म्यूचुअली उसमें इच्छा से उसके मेंबर बनते हैं। डेमोक्रेटिक इसका मैनेजमेंट होता है, यानी कि वोटिंग से इसमें हेड बनता है, जैसे आज हम अपने पीएम को बनाते हैं वोट डाल के, इस तरीके से इसका मैनेजमेंट होता है। और इसमें जो लाभ है, हालांकि लाभ के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता, ये सेवा के उद्देश्य से ही बनता है, और इनके जो उद्देश्य हैं वो समान होते हैं। इससे जो एक एसोसिएशन बनाते हैं उसे सहकारिता कहते हैं, यानी कोऑपरेशन कहते हैं। स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहकारिता के मूल सिद्धांत क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूड वॉलंटरी मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, म्यूचुअल हेल्प, लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल एंड सर्विस मोटिव रादर देन प्रॉफिट मोटिव। यानी कि इसके जो मूल सिद्धांत है उसमें इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है, यानी कि जबरदस्ती इसमें कोई सदस्य नहीं बनता। लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है, यानी कि वोटिंग सिस्टम इसमें होता है। पारस्परिक सहायता होती है, वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन वाले मोटिव पे ये काम करते हैं। पूंजी पर सीमित प्रतिफल, यानी कि इसमें जो पेमेंट लगाया जाता है, यानी कि इसमें निवेश किया जाता है, उस पे कोई बहुत अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? लाभ के बजाय सेवा भावना इसका उद्देश्य, ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो ग्रामीण विकास है उसमें सहकारी संस्थाओं की क्या भूमिका है, बताओ। Cooperatives play an important role in rural development by providing credit, marketing facilities, agricultural inputs and employment opportunities to rural people। यानी कि जो ग्रामीण सहकारी संस्थाएं हैं वो ग्रामीण लोगों को ऋण प्रदान करती है, मार्केटिंग सुविधाएं देती हैं, कृषि आदान यानी कि कृषि के लिए इनपुट्स देती है, रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ताकि ग्रामीण विकास में क्या हो सके, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, यानी कि ग्रामीण विकास में वो अपनी भूमिका इस कदर निभाती है। व्हाट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट, यानी कि सहकारी ऋण क्या है? यानी कि कहने का मतलब है, जैसे मान लो किसान है कोई गांव में, तो या तो किसान होगा या फिर लघु कुटीर उद्योग का मालिक होगा। इसको किसकी जरूरत है? फाइनेंस की जरूरत है। तो ये क्या करता है, एक बैंक है एचडीएफसी, उसके पास जाता है, और एक बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, मान लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक है लो लेवल का, यानी कि विलेज लेवल का। एचडीएफसी वाले इस किसान को लोन देने में कतराएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, और प्राइवेट बैंक प्रॉफिट के मोटिव से काम करता है। तो इस किसान को लोन देगा कौन? इसके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएगा, तो इसको रेंट जो रेट है उसकी इंटरेस्ट है
उसकी रेट भी इसको कम बियर करनी पड़ेगी, प्लस ये बहुत मन से इसका हेल्प करने की कोशिश करेंगे या इसके साथ मन से खड़े होंगे। तो इस मैकेनिज़्म को यानी कि ग्रामीण लेवल पे जो फाइनेंस प्रोवाइड कराने का जो मैकेनिज़्म है, कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू उसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट कहते हैं, सहकारी साख उसको कहा जाता है। यहाँ पे ऋण वर्ड लगाया जा रहा है, ऋण एक्चुअली लोन को कहते हैं, इस क्रेडिट का जो मतलब होता है वो साख होता है, तो आप इसको साख ही पढ़ना। कोऑपरेटिव क्रेडिट रेफर्स टू लोन्स प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस टू फार्मर्स एंड रूरल पीपल एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स टू मीट एग्रीकल्चरल एंड रूरल फाइनेंशियल नीड्स। यानी कि जो सहकारी साख है, उससे तात्पर्य है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों एवं ग्रामीण लोगों को कृषि व ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित ब्याज दरों पर क्या देना? लोन प्रदान करना। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ऋण का महत्व बताओ। कोऑपरेटिव क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट इन रूरल एरियाज एज इट प्रोटेक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ensures टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड प्रमोट्स एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सहकारी साख का महत्व इसलिए है क्योंकि ये किसानों को साहूकारों के चुंगल से बचाता है। यानी कि लाला के चुंगल से बचाता है, क्योंकि लाला माँ के कंगन गिरवी रख लेता है, किसानों की ज़मीनें गिरवी रख लेता है, ब्याज पे ब्याज लगाता है और किसान पे कर्जा चढ़ा के रखता है। तो इस तरीके के जो लाला लोग हैं, उनसे बचाना पहला काम तो इसका ये है। सेकंड, समय पर वित्त उपलब्ध हो, यानी किसान के लिए ईज़िली क्या हो, फाइनेंस अवेलेबल हो। साथ ही में कृषि एवं ग्रामीण विकास को क्या देता है? बढ़ावा देता है। जैसे आप केसीसी का नाम सुनते हो, किसान क्रेडिट कार्ड। ये एक्चुअली एसबीआई का इनिशिएटिव है या यूके सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जो कि 2 अगस्त 1998 को लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके के इनिशिएटिव लिए गए ताकि इन चीज़ों से किसान क्या कर सके? बच सके। लेकिन आज का किसान बहुत स्मार्ट है। कहाँ किस तरीके का? क्योंकि अब एग्रीकल्चर क्या हो गया है कि बिज़नेस जैसा हो गया है, यानी कि कमर्शियल नकदी फसलें इसमें हो गई है, तो किसान की कंडीशन भी, जिनके पास अच्छी ज़मीनें हैं, उनके यहाँ पे कंडीशंस बहुत अच्छी है। लेकिन जो मार्जिनल किसान हैं, वहाँ पे एक सिचुएशन आज भी क्या है? गड़बड़ाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यानी कि ये स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है उनका अपेक्स बैंक है। पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा समझा दूँ कि बैंकिंग स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ये रहा खालिस्तान। देखो इस तरीके से इसका बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनका। विलेज लेवल होता है, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे एक ही बैंक काम करता है, जिसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। कौन-सा बैंक कहते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट और विलेज के सेंटर में है, यानी दोनों के बीच में है, तो इस पे जो काम करता है उसको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ये जिला स्तर पे होता है, इसको डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। और विलेज लेवल पे विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी या यूँ कहें प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती है। ठीक है? क्योंकि ग गाँव की संख्या ज़्यादा है, तो इनकी संख्या भी ज़्यादा होगी। फिर डिस्ट्रिक्ट की संख्या थोड़ी कम है और स्टेट तो एक ही होता है कि स्टेट अपने आप में, तो वहाँ पे एक ही बैंक काम करता है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। वही आपसे पूछा है, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का के बारे में आप बताओ। तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक्ट्स एज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन of the cooperative credit structure in the state and provides financial support and guidance to district and primary cooperative societies। यानी कि जो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है, राज्य की सहकारी संरचना का शीर्ष बैंक या शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है, तथा जिला एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन का कार्य करता है। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है और जो विलेज लेवल की बैंक है, इनको ये गाइड भी करता है और साथ में इनको भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। व्हाट इज राजफेड? यानी कि राजफेड क्या है? राजफेड है स्टेट लेवल कोऑपरेटिव फेडरेशन इन राजस्थान दैट सपोर्ट्स फार्मर्स बाय प्रोक्योरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू एंश्योर फेयर प्राइस एंड रूरल इनकम ग्रोथ। यानी कि जो राजफेड है वो राजस्थान की एक राज्य स्तरीय सहकारी महासंघ है, जो कि कृषि उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन कर किसानों को उचित मूल्य तथा ग्रामीण आय वृद्धि सुनिश्चित करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसानों का सही ढंग से उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी किसानों ने पैदा किया है, उसको वह मार्केट में सही ढंग से बेच सके, सही ढंग से उनको फेयर प्राइस मिल सके, उसके लिए एक संस्था कार्यरत है, जिसे क्या कहते हैं? राज फेडरेशन कहते हैं, जिसका पूरा नाम राजस्थान फेडरेशन, इस तरीके से इसका पूरा नाम है। मैंने यहाँ पे नाम लिखना इसका भूल गया। शायद राजस्थान फेडरेशन ही नाम है, फेडरेशन, तो आप इसको समझिएगा, ये काम करती है।
अब हम आ गए हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में जो बड़े क्वेश्चन है वो इस तरीके से हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा एवं महत्व को समझाइए, व्याख्या कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैंने बाइलिंगुअल इसके आंसर दोनों मोड में रखे हैं, आप इसको जरूर पढ़िएगा। डिस्क्राइब दी रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपके छपेगा, यानी कि आपसे एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाएगा तीनों लेवल पे। ये क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या होते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। एक नंबर पे लिख दिया विलेज लेवल, 2 पे लिख दिया ब्लॉक लेवल, एक 3 पे लिख दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल। तीनों पे आपसे अलग अलग टिप्पणी लिखवाई जा सकती है, तीनों को एक जगह पूछा जा सकता है। एंड एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके का होगा सेकंड यूनिट में, एक्सप्लेन द पंचायती राज सिस्टम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। पंचायती राज व्यवस्था और इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा लो। करियर रेडीनेस पर अगर आप हो तो आपको कॉमर्स की जो पेपर्स होते हैं उनके लिए तो आपको बेफिक्र रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम डोज ही नहीं मिलता, यहाँ पे आपको कंटेंट मिलता है। एग्जाम ओरिएंटेड आपके होते हैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिले पूछा जाएगा, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसकी प्रमुख विशेषता या सैलिएंट फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टार मार्क लगाओ, क्वेश्चन इसी तरीके से होगा जैसे सभी राज्यों में 3 टियर सिस्टम हो, प्रत्येक 5 साल से चुनाव हो, अनुसूचित जाति महिलाओं की सीटों का आरक्षण हो, इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी है। थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा मनरेगा के बारे में, इसके तो स्टार मार्क छाप लो। आप खुद कहोगे कि सर मनरेगा तो पूछा ही गया है, पूछा जाएगा। इसके अलावा हो ही क्या है पेपर सेटर के पास, जब भी रूरल डेवलपमेंट का नाम आता है, मनरेगा यदि सिलेबस में है तो मनरेगा पहली प्राइस होती है, पहली प्रायोरिटी होती है किसी भी पेपर सेटर की। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमजीएसवाई एंड एसजीआरवाई। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये डायरेक्ट या तो ऐसा होगा या फिर कैसा होगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग से लेके आया हूँ जिसको मैं मक्खन क्वेश्चन बोलूंगा। एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क लगा लो, इजी क्वेश्चनों में आता है। इजी क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, प्लस रिपीटेड क्वेश्चन है। पुराने जितने पेपर उठा के देखोगे ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो ग्रामीण विकास है उसमें सहकारी जो साख है, ऋण बार बार इसमें आ जाता है, साख है, ये साख की भूमिका क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। अब इसके अलावा अगर मैं सी सेक्शन की तरफ जाऊं तो सी सेक्शन में आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इस क्वेश्चन को पढ़ना। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मैं सीधा एंड में आ जाता हूँ क्योंकि सबके इसके आंसर के साथ है। इन क्वेश्चंस को मैंने एक जगह कलेक्ट किया है आपके लिए, केवल और केवल करियर रेडीनेस के स्टूडेंट्स के लिए। दैट मीन्स ये है कि सभी के लिए। लास्ट में आते हैं सीधा, देखो सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखी है। पीडीएफ आपको कहाँ से एक्सेस करनी है, एज यूजुअल हमारी वेबसाइट पे जाओगे, स्टडी मटेरियल पे जाओगे, सेमेस्टर 5th में आपको ये पीडीएफ मिल जानी है, डोंट वरी। लास्ट में आते हैं, सीधा का सीधा पहुंचते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो बच्चों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने चुने हैं, वहीं से मैंने इन सबको लिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। जिला विकास अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। व्हाट इज मीन्ड बाय रूरल डेवलपमेंट। नरेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में ग्रामीण विकास का क्या मतलब है, ग्रामीण विकास के उद्देश्यों की व्याख्या करो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास की अवधारणा और महत्व को समझाओ। राइट शॉर्ट नोट ऑन रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल, एट ब्लॉक लेवल। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए। तो इसमें वो कदम है ना, वो 1959 से चालू होंगे आपके, और 1992 यानी कि 73rd अमेंडमेंट तक चलते हुए आएंगे। इन कदमों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर आप चाहते हो कि ये सारे कदम देखें तो कदम देखने के लिए जो संपूर्ण पंचायती राज वीडियो बनाया हुआ है उसको आप टकाक से देख लो, वो ज़्यादा आपको फायदा देने वाला है। व्हाट डू यू नो अबाउट पंचायती राज इन राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज के बारे में आप क्या जानते हो। राइट सैलिएंट फीचर ऑफ द राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषता लिखो। अब देखो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, ऊपर से आप बीकॉम के हो, तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आएंगे ना वो हलवा होके आएंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायती राज के बारे में आप क्या जानते हो, यानी कि कहने का मतलब थर्ड ईयर में आते ही क्वेश्चन के पूछने की जो लैंग्वेज है थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत ढांचे से आप क्या जानते हो। एक्सप्लेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया लॉन्च्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि भारत में ग्रामीण आधार कार्यक्रमों का वर्णन करो। भारत में ग्रामीण आधारभूत ढांचे के लिए किस तरीके के कार्यक्रम आए थे। आप इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, आपके सिलेबस में ये है तो सही लेकिन इतना डायरेक्ट नहीं है, छोड़ दो चाहे कोई नहीं।
क्रिटिकली एक्सप्लेन दी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्टार मार्क लगाओ। एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस प्रोग्राम स्टार्टेड फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जवान ग्राम समृद्धि योजना, ये आपसे इस तरीके से पूछी जा सकती है। ये आ गया स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, एमजी नरेगा पढ़ना ही है। और सेलिएंट ये क्या लिखा है, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ मेन रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स इन इंडिया, भारत में ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता और विफलता का परीक्षण करो। ये क्वेश्चन आता है, मान के चलो एग्जामिनर ने पेपर बहुत अच्छा सेट किया है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कॉपरेशन के आपको प्रिंसिपल्स वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है। साथ ही में कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मार्केटिंग का मैंने ले ही लिया। मार्केटिंग आपके सिलेबस में है या नहीं है? है, आई थिंक है। तो ये आपको तैयार करना है। डिफाइन कोऑपरेशन एंड पॉइंट आउट इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको याद करनी है। प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता ही होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में सहकारी सांख संस्थाओं का इस ढांचे का उल्लेख करो, यानी कि वही आपको बताना है इस तरीके से। एंड क्रिटिकली एग्जामाइन द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, भारत में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन का अनुसरण छोड़ दो, आपके सिलेबस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे और पीडीएफ के लिए आपको विजिट करना होगा करियर रेडीनेस की वेबसाइट, जहाँ से आप इन चीज़ों को क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी अपनी ईएएफएम सेमेस्टर 5th बीकॉम के मेजर पेपर की क्लास। होप आपने क्लास को काफ़ी एंजॉय किया होगा। क्लास काफ़ी लंबी भी हो गई, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद यदि स्टूडेंट अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करता है, तो आई थिंक हम कहीं न कहीं सक्सेस नहीं हुए हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपने डेफ़िनिटली अपने आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप फ़ील कर रहे हो इस बार। और जो क्लासेज़ है वो बीकॉम की क्लासेज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी मदद मिलेगी वहाँ से। और हमारी ओर से एज़ यूजुअल हम हमेशा हमारे बच्चों का, हमारे व्यूअर्स का, हमारे स्टूडेंट्स का भला ही चाहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए हम अच्छा मटेरियल लेके आ सकें, मटेरियल अच्छी क्लासेज़ लेके आ सकें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत एग्ज़ाम की शुभकामनाएँ। और एग्ज़ाम देकर इधर आके कमेंट करना मत भूलिएगा। आप हाइप नहीं करते वीडियो को, वो थोड़ा-सा वियर्ड है, आपको हाइप करना चाहिए ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुँचे। तो वन्स अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।